हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एक टॉपिक है, कह सकते हैं एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कह सकते हैं, जिसमें कि हम लोग टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी एंजियोस्पर्म जो हैं आपके, उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है और कौन कौन सी पद्धति के आधार पर जो है या सिस्टम्स के आधार पर जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। चलिए देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है और क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्या जरूरत होती है हमें क्लासिफिकेशन करने की। बच्चों चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यानी वर्गीकरण पद्धति या वर्गीकरण सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। तो बच्चों एक खास बात आप लोगों को बता दें कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसी के आधार पर जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इसमें जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वो एंजियोस्पर्म्स को रिलेट करके ही यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, यानी जितने भी एंजियोस्पर्म्स आए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फ्लावर वाले प्लांट्स जो होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, तो उनसे रिलेटेड ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया है। ठीक, हालांकि और भी कुछ क्लासिफिकेशन स्पेशल हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरे हिस्ट्री की बात करेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए हैं और क्या क्या क्लासिफिकेशन हैं। ठीक, और कौन कौन से आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब आप उसको ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप्स में जब कैटेगराइज करते हैं, समूहों में बांटना शुरू करते हैं, तब आप इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, और इसको पर्टिकुलर करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जिसको बोल देते हैं सिस्टम्स, इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक, जो कि टैक्सोनॉमी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टैक्सोनॉमी हम लोग समझते हैं वर्ग की, जो कि एक शाखा है विज्ञान की, जिसके अंतर्गत आप जीवों को पहचान के साथ साथ उनके नामकरण के साथ साथ उनको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, टैक्सोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका क्लासिफिकेशन है, जो कि जब आप टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले आप कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसकी पहले पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जस्ट उसका नामकरण करेंगे अलग अलग पद्धति के आधार पर, ICBN या ICZN के आधार पर, या कोई अदर जो शाखा है उसके आधार पर कह सकते हैं। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का जब आप नामकरण कर लेते हैं, तब उसके बाद आप उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां पर वही क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, लिखा भी मैंने कि ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स या डिवाइडिंग देम इनटू क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी जब आप प्लांट्स को, भाई बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स को ही बांटेंगे ना, तो जब आप प्लांट्स को ग्रुप में बांटना शुरू करते हैं, ठीक है, या डिवाइड करते हैं, इसी को आप क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। सरल शब्दों में कहें, हिंदी मीडियम की परिभाषा में कहें कि जीवों को वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक, क्लियर। या दूसरी अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि द प्रोसेस ऑफ डूइंग कैटेगरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बाय डूइंग एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब आप सिमिलर और डिसिमिलर, दैट मीन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कैरेक्टर्स को देखकर जब आप इसको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, उसी को आप क्लासिफिकेशन सिस्टम कह सकते हैं, वर्गीकरण पद्धति कह सकते हैं। अच्छा, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे उससे आपको सीधी सी बातें आने वाले जो भविष्य, मान लीजिए अगर आप पौधा खोजते हैं तो उससे आप मैच करके आप उसको पहचान सकें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डाटा पहले सेव होगा कि हाँ ये इस कैटेगरी का प्लांट है, तो इसको इस कैटेगरी में रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं प्लांट्स के, अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखकर कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें कि मेनली हम लोग एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं यानी पुष्प वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स स्पेशली जो होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, तो एंजियोस्पर्म को लेकर यहां पर क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स दिए गए हैं। तो यहां पर लिखा है विच नेसेसरी फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्लांट, जो कि आवश्यक है सिस्टमैटिक स्टडी, प्लांट की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए ये जरूरी होता है क्लासिफिकेशन करना, कह सकते हैं।
एक पॉइंट और लिखा है कि द क्लासिफिकेशन हिस्ट्री ऑफ प्लांट इज वेरी ओल्ड एंड टिल नाउ मैनी क्लासिफिकेशन हैव बीन गिवन व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स। कह रहा है क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, या जो प्लांट्स की जो हिस्ट्री है बहुत ज्यादा पुरानी है कह सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर शोध करना शुरू किया। जैसे ही सबसे पहले थियोफ्रास्टस साहब ही आए, उसके बाद लिनियस साहब आए, उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया कह सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्लांट्स की हिस्ट्री पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहां पर जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है, ठीक है, वो 3 क्लासिफिकेशन हैं आपके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखा है विच हैव बीन क्लासिफाइड मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स, और हिस्ट्री के आधार पर ही यहां पर हमने क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ने हैं प्लांट से रिलेटेड, यानी एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपका थ्योरी है, थ्योरी पेपर है, ठीक है, उस थ्योरी पेपर के अंदर आपको एंजियोस्पर्म्स को डिटेल्ड में समझना है, याद रखिए। तो एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन को ज्यादा ही फोकस किया गया, याद रखिए, जिसमें कि इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिए थे। एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सर ये 3 क्लासिफिकेशन अलग अलग कैसे हैं? तो बच्चे आपको बता दें कि क्लासिफिकेशन ये 3 टाइप का इसलिए है क्योंकि अलग अलग युग में, अलग अलग ईयर में उन्होंने अलग अलग तरीके के वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कह सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन यहां पर हमने दिए हैं। ठीक, पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको बेंथम साहब ने, लिनियस साहब ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया कह सकते हैं। दैट मीन यहां पर क्या किया था, प्लांट्स के कैरेक्टर्स को देखकर यहां पर डिफिनेशन दिया था कह सकते हैं, यानी केवल प्लांट्स के कैरेक्टर को देखकर यहां पर पूरा डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया। जैसे कि प्लांट्स में हर्ब्स है, श्रब्स है, या वो ट्रीज है, उसके आधार पर यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया, या उसके आधार पर कर दिया कि हाँ प्लांट्स एनुअल है, बाइनियल है या पेरिनियल है, 1 वर्षीय है, बहुवर्षीय है या द्विवर्षीय, इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। दैट मीन यहां पर कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कृत्रिम प्रकार का कह सकते हैं। तो यहां पर ज्यादा फोकस नहीं किया, डिटेल्ड में यहां पर क्लासिफिकेशन नहीं किया, यानी बाहरी चीजों को देखकर यहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया कह सकते हैं। ठीक, तो कहने करते हैं यहां पर कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस वगैरह या कह सकते हैं एंसेस्टर वगैरह के बारे में नहीं बताया गया कि हाँ कौन से प्लांट किस तरीके से कहां पर बने, मतलब ये सारी चीजें नहीं। और एक खास बात, यहां पर प्लांट्स के कैरेक्टर जैसे कि स्टेमन है, स्टेमेंस के आधार पर कर दिया या कार्पेल के आधार पर कर दिया, इस तरीके से इन्होंने पोजीशन देखी कह सकते हैं आर्टिफिशियल में। दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, प्राकृतिक पद्धति आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चा? प्राकृतिक पद्धति आप इसको कह सकते हो। तो यहां पर क्या था, नेचुरल एफिनिटीज को लेकर, प्लांट की जो नेचुरल एफिनिटीज हैं उनको लेकर यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक, नेचुरल एफिनिटीज, तो नेचुरल एफिनिटीज के आधार पर यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। तीसरा है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब यही है कि यहां पर एंसेस्टर का नॉलेज के आधार पर, डेट मीन इवोल्यूशन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे कि शैवाल से ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बने और जिम्नोस्पर्म से फाइनली एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म्स बने। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर फाइलोजेनी के आधार पर यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है। दैट मीन फाइलोजेनी के आधार पर, फाइलोजेनी के आधार पर, जाति वृत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। तो यहां पर 3 क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो कि नेचुरल है, ये आपको पढ़ना है। उसी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन, जो कि फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड है, तो ये क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। तो यहां पर तीनों को अब हम लोग थोड़ा थोड़ा यहां पर देख लेते हैं, इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये क्या कह रहा है, इट इज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर सच एज प्लांट हैबिट के आधार। हमने कहा कि ऊपरी देख के यहां पर क्लासिफिकेशन किया, प्लांट्स के ऊपरी देख कैरेक्टर को देखकर कह सकते हैं। तो यानी इट इज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल कैरेक्टर सच एज प्लांट हैबिट, दैट मीन हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, हर्ब्स,
श्रब्स, ट्रीज, यानी ट्रीज को देखा, ट्रीज बड़े बड़े होते हैं, हर्ब्स देखा झाड़ीदार होते हैं, कह सकते हैं छोटे छोटे होते हैं, घने होते हैं, उनकी शाखाएं घनी होती या छोटे छोटे, यानी जिसमें वुड नहीं होता, हर्ब्स होते हैं। तो यानी उस आधार पर भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया इसके अंतर्गत। यानी ये किस पर बेस्ड, यानी प्लांट्स के सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी ऊपरी ऊपर मार्फोलॉजी के आधार पर या पूरा मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर डिफाइन किया गया, कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक वैज्ञानिक है जॉन रे नाम के, उन्होंने भी इसमें योगदान दिया था अपना, कह सकते हैं। जॉन रे आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ये जॉन रे हैं, हमारे जॉन रे सर हैं, ठीक है, ये जॉन रे सर हैं आपके, तो जॉन रे सर दिख रहे हैं ना सबको। तो जॉन रे सर ने क्या किया था सर, देखिए लिखा है जॉन रे एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, कह सकते हैं। इन हिज बुक मेथड्स प्लांटेरम नोवा, इनकी एक बुक लिखी गई है मेथड्स प्लांटेरम नोवा, याद रखिए इनकी कौन सी बुक है, मेथड प्लांटेरम नोवा, जो कि एक बुक है जो कि इन्होंने 1682 में पब्लिश की थी, कह सकते हैं, या बनाई थी, कह सकते हैं, पब्लिश की थी, कह सकते हैं। करा फॉर द फर्स्ट डिराइव्ड हर्ब्स, फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइड हर्ब्स, shrubs and trees into dicotyledon and monocotyledon on the basis of 2 or 1 cotyledons. That mean यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट थे उनको, उनके बारे में इस बुक के अंदर इन्होंने पहली बार तो पब्लिश किया, लिखा, ठीक। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम जो हर्ब्स होते थे, यानी ये जो श्रब्स होते थे या ट्रीज होते थे, उनको उन्होंने कॉटिलिडन के बेसिस पर, कॉटिलिडन मतलब बीज पत्र, बीज होता है ना, बीज में 2 पत्र होते हैं, दैट मीन कॉटिलिडन होता है। तो किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, तो जिसमें 1 होता है उसको मोनोकॉटिलिडन कहेंगे, जिसमें 2 होता है उसको डाइकॉटिलिडन कहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कॉटिलिडन के नंबर के आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था जॉन रे साहब ने, याद रखिए। तो इनका भी योगदान रहा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर किसके बेस पर, इन्होंने कॉटिलिडन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया। दूसरे आए कैरोलस लिनियस साहब, इन्होंने बहुत ज्यादा भैया दिक्कतें झेली, कह सकते हैं, और इन्हें अब तो फादर भी कहा जाता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी के फादर ही कहे जाते हैं पहली बात तो कैरोलस लिनियस की बात करते हैं। कैरोलस लिनियस आल्सो कॉल्ड कार्ल लिनियस, इनको कार्ल लिनियस के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, 7300 स्पीशीज प्लांट्स की, कितनी, 7300 स्पीशीज को कैटेगराइज किया था, क्लासिफाई किया था अपनी बुक के अंदर, कह सकते हैं, ठीक, ऑफ प्लांट इनटू 24 क्लासेस। और इन्होंने क्या किया था, 7300 स्पीशीज को, उन प्लांट स्पीशीज को एक बुक के अंदर और एक इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कि इन्होंने 24 क्लास बताए थे, कितने, 24 क्लास वहां पर मेंशन किए थे, याद रखिए। इन 24 क्लासेस में प्लांट्स को कैटेगराइज किया था, याद रखिए, 24 क्लासेस में 7300 स्पीशीज को, यानी प्लांट्स की 7300 स्पीशीज को इन्होंने अपनी 24 क्लासेस में कैटेगराइज किया था। और एक खास बात, यहां पर इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो स्टेमेंस नंबर और उनका लेंथ कितना है, ठीक है, कार्पेल कितने हैं, उसके आधार पर यहां पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। करें मेनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यूनियन एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस मेनली स्टेमेन था, लेकिन कार्पेल को भी शामिल किया था, याद रखिए, जिसको आप सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं इनके क्लासिफिकेशन को, ठीक है, जो कि आपको इस बार नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको बताएंगे, ठीक है। 24 क्लास इन्होंने दिए थे, किसने दिए थे, 24 क्लास दिए थे, यानी 24, याद रखिए, 24 क्लासेस में कैटेगराइज किया था, ठीक। कितने प्लांट्स को, 7300 स्पीशीज को, यानी 7300 स्पीशीज को, कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जॉन रे साहब ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, कैरोलस लिनियस ने दे दिया। अब आते हैं आपके कौन से, आते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हालांकि एक बात, खास बात और है कि यहां पर थियोफ्रास्टस साहब ने भी अपना योगदान दिया था, याद रखिए, थियोफ्रास्टस साहब ने भी योगदान दिया था, जिन्होंने प्लांट्स के हैबिट के आधार पर इन्होंने भी कैटेगराइज किया था, याद रखिए, कि श्रब है, हर्ब्स है, ट्रीज हैं। उसी के साथ साथ उसकी लाइफ स्पैन के आधार पर भी कैटेगराइज किया था कि प्लांट 1 वर्षीय है यानी एनुअल है, प्लांट 2 वर्षीय यानी बायनियल है, या प्लांट्स बहुवर्षीय है यानी पेरिनियल, इसके आधार पर कैटेगराइज किया था थियोफ्रास्टस साहब ने। तो थियोफ्रास्टस साहब को भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप रख सकते हैं, ठीक।
और एक खास बात, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले पढ़ना पड़ता था आपको, सैक्सन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि लीनियस का क्लासिफिकेशन है, यानी लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था पहले, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में। ठीक, आपको पढ़ना है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल वाला है, वो पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है। सीधी सी बात है, नेचुरल समझ में आ रहा है, यानी नेचुरल प्राकृतिक जो समानताएं हैं, नेचुरल एफिनिटीज हैं, नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटीज के आधार पर दिया गया क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। याद रखिए, किसके आधार पर? नेचुरल एफिनिटीज, यानी प्राकृतिक समानताओं के आधार पर दिया गया क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। कह रहा इन दिस सिस्टम द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटीज, दैट इज बेसिस द सिमिलरिटीज इन द मॉर्फोलॉजी। यानी जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में जो समानताएं उसके आधार पर यहां पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। याद रखिए, रेदर देन ऑन ए सिंगल कैरेक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द एफिनिटीज, और उन्होंने सिंगल कैरेक्टर्स जो होते थे उसको उसी के आधार पर उन्होंने कैटेगराइज किया था पूरे क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहां पर क्या है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसमें, ठीक है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत सारे। इसमें पहला कंट्रीब्यूशन है AID जूसिव, ठीक है, जूसिव जो एक साइंटिस्ट है, ALD जूसिव, जो कि एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सर हैं आपके जूसिव साहब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, पब्लिश्ड ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन हिज बुक जेनरा प्लांटेरम। इनकी एक बुक थी जेनरा प्लांटेरम सेकेंडस ऑर्डिनस नेचुरल्स डिपोजिटा। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बेटा ये उन्होंने अपनी मातृभाषा में इसको एक्सप्लेन किया। याद रखिए, अपनी मदर टंग में कह सकते हैं, इसलिए ये नाम थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा, ठीक है। ये बुक है इनकी, पब्लिश की गई, जिसमें कि इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझाया है, अपने शब्दों में कह सकते हैं। तो लिखा है जेनरा प्लांटेरम सेकेंडस ऑर्डिनस नेचुरल्स डिपोजिटा, ठीक। इसके अंदर उन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया था। याद रखिए अपने, करा ही ग्रुप्ड ऑल प्लांट इनटू 15 क्लासेस, और इन्होंने 15 क्लासेस दिए थे अपने क्लासिफिकेशन में, जिसमें की कह रहा है फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 ऑर्डर्स, और इसमें उन्होंने 100 ऑर्डर्स को रखा था इस क्लासेस के अंदर, कह सकते हैं 15 क्लासेस थे और 100 ऑर्डर्स इसमें रखे थे। और इन ऑर्डर्स को उन्होंने फैमिलीज कहा था। क्या कहा था बेटा? इन ऑर्डर्स को क्या कहा था? फैमिलीज कहा था। याद रखिए, ठीक, क्लियर है, समझो? हाँ, नाउ कॉल्ड फैमिलीज, यानी जो ऑर्डर दिए थे एक्चुअल में उन्होंने कहा फैमिलीज को ऑर्डर, उन्होंने फैमिलीज को ऑर्डर कहा, लेकिन हम लोग अब क्या कह रहे हैं, उसको फैमिली कह रहे हैं। तो कह रहा है इनटू ऑर्डर, कह रहा नाउ कॉल्ड फैमिलीज। अब इसे क्या कहेंगे, इन ऑर्डर्स को हम कहेंगे 100 फैमिलीज, ठीक है। तो एक्चुअल क्लासिफिकेशन में उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं फैमिलीज। आप जो किताबें पढ़ेंगे उसमें फैमिलीज भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, ठीक। कह रहा ही टुक द कैरेक्टर्स, जैसे कि नंबर कॉटिलेडन की संख्या कितनी है, 1 है कि 2 है, या है ही नहीं बिल्कुल, उसके आधार पर इन्होंने, या नंबर ऑफ पेटल्स, पंखुड़ियां फ्लावर में कितनी पाई जा रही हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया। पोजीशन क्या है पंखुड़ियों की, पेटल्स की, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। तो यहां पर 3 दिए थे। एक तो था आपका एक इन्होंने दिया था आपका, ये क्या बोलते हैं, एक ये था आपका, क्या बोलते हैं इनका, 3 यहाँ पर क्लास दिए थे, इसी के आधार पर कह सकते हैं, कॉटिलेडन के बेसिस पर। एक था ए कॉटिलेडन्स प्लांट विदाउट कॉटिलेडन लिखा हुआ है, मोनोकॉटिलेडन्स दैट मीन प्लांट्स विद सिंगल कॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन पाया जाए आपका, और डाई कॉटिलेडन्स दैट मीन प्लांट्स विद सिंगल कॉटिलेडन, दैट मीन डबल कॉटिलेडन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। क्या लिखेंगे? डबल कॉटिलेडन लिख दें यहाँ पर, डबल 2 कॉटिलेडन हो, 2 कॉटिलेडन लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ए कॉटिलेडन, मोनोकॉटिलेडन और डाई कॉटिलेडन, 3 ग्रुप्स दिए थे इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसमें कि कॉटिलेडन्स की नंबर के आधार पर और पोजीशन या प्रेजेंट है कि एब्सेंट है इसके आधार पर दिया था, ठीक। तो ये है ALD जूसिव साहब ने भी अपना इंपॉर्टेंट वर्क दिया था, कह सकते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कह सकते हैं। उसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है APD कैंडोल साहब, बहुत ज्यादा ये पॉपुलर इनका क्लासिफिकेशन रहता है, कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं जॉर्ज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, कह सकते हैं। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर साहब जो हैं, इन्होंने भी बहुत मोस्ट तगड़ा वाला क्लासिफिकेशन दिया था, कह सकते हैं। तो AP कैंडोल साहब ने भी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपना योगदान दिया है, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक, याद रखिए।
तो एपीडी कैंडोल साहब ने क्या किया, एक फ्रेंच बॉटनिस्ट हुआ करते थे, ठीक, अब तो है ही नहीं, खत्म हो गए बेचारे। ए फ्रेंच बॉटनिस्ट पब्लिश्ड थ्योरीज एलिमेंटेरी डी ला बोनिक्यू, बड़ा अजीब नाम है ना, ये उन्होंने अपनी मातृभाषा में इसको टाइटल जो थे अपनी मातृभाषा में दिया है, थ्योरी एलिमेंटेरी डी ला बोइनाक्यू। ये एक किताब है, इनकी बुक है कह सकते हैं, एक पुस्तक है कह सकते हैं। इसमें उन्होंने 58,000 स्पीशीज को कैटेगराइज किया था और इसमें 161 फैमिली रखी थी, याद रखिए कितनी थी, 161 फैमिलीज, यानी यहां पर उन्होंने 58,000 ठीक, 58,000 स्पीशीज को 151 फैमिलीज के अंदर कैटेगराइज किया था, डिवाइड किया था कह सकते हैं, क्लासिफाइड किया था। कह रहा ही डिवाइडेड प्लांट इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, एक तो सेलुलेयर्स यानी जिसमें कि नॉन वैस्कुलर प्लांट आते थे, कैसे आते थे, नॉन वैस्कुलर प्लांट कह सकते हैं, एंड वैस्कुलर्स जिसमें कि वैस्कुलर प्लांट आते थे। अब सर ये होता क्या है सर, ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा हम समझाएंगे, चिंता ना करिए आप लोग। नॉन वैस्कुलर का मतलब यही होता है कि जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम इज एब्सेंट। वैस्कुलर का मतलब होता है कि जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, यहां पर लिखा नॉन वैस्कुलर, यहां पर जाइलम फ्लोएम नहीं है और यहां पर जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, याद रखिए जाइलम फ्लोएम इज प्रेजेंट। क्लियर है सबको? तो जाइलम फ्लोएम कुछ 2 ग्रुप दिए थे जाइलम फ्लोएम के आधार पर, यानी वैस्कुलर टिश्यूज के आधार पर। कुछ ऐसे पौधे थे जिनमें कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जा रहा था, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट है ना, इनमें क्या होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। और किस प्लांट में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, टेरिडोफाइट में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप दिए थे प्लांट्स को लेकर, सेलुलेयर्स एंड वैस्कुलेयर्स, ठीक है, जिसमें कि सेलुलर्स में ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं यानी जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और वैस्कुलर्स में ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो पाए जाते हैं यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एपीडी कैंडोल साहब का भी इस क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी जुनूनियत के साथ कह सकते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, जिससे कि आपका हमें सपोर्ट मिलता रहे। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं, अगर आप हमारे पोर्टल पर क्लास करना चाहते हैं केमिस्ट्री की, जूलॉजी की और बॉटनी की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉलिंग पर नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जॉर्ज बेंथम साहब की क्या यहाँ पर कंडीशंस थी, जॉर्ज बेंथम साहब ने क्या क्या किया इसमें किस क्लासिफिकेशन में कह सकते हैं क्या क्या बातें रखी। चलिए, तो जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर, इन्होंने, ये 2 साइंटिस्ट हैं बच्चा, ठीक है, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था, और बहुत बड़ा नहीं, इतना नहीं, बहुत बड़ा। आज यही क्लासिफिकेशन मोस्ट पॉपुलर है कह सकते हैं, पूरी दुनिया में कह सकते हैं छाया हुआ है। दीज 2 ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट गिवन द बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। सबसे बेस्ट अगर क्लासिफिकेशन है तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है। देख लो, ये महान हस्तियां 2 हैं, ये नीचे वाली, ठीक, ऊपर वाले सर एपीडी कैंडोल साहब हैं, नीचे वाले आपके बेंथम एंड हुकर हैं, ठीक है। तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन है कह सकते हैं। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखिए। दे रिकॉर्डेड प्रीसिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट प्लांट नोन एट दैट टाइम इन देयर मोन्यूमेंटल वर्क पब्लिश्ड इन देयर वॉल्यूम्स। और इन्होंने अपने बहुत ही इस एक्सपेरिमेंट को, इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट को, अपनी खोजों को जो है इन्होंने 3 वॉल्यूम्स में, 3 पुस्तकों में अपनी पब्लिश किया है, 3 बुक्स में कह सकते हैं। 3 वॉल्यूम्स उन्होंने, जो कि इस बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरम, और जेनरा प्लांटेरम को 3 वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश किया, याद रखिए, 1st, 2nd, 3rd संस्करण आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd वॉल्यूम्स। तो यहां पर 3 वॉल्यूम्स में जेनरा प्लांटेरम को उन्होंने पब्लिश किया, याद रखिए। आगे हम लोग जब जॉर्ज बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत ही डिजिटल तरीके से और बहुत ही एडवांस तरीके से देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी सन में जो है इनका
पब्लिकेशन चला था कह सकते हैं, बुक्स किस तरीके से पब्लिश हुई थी कह सकते हैं, और क्या क्या रहा था कह सकते हैं। और ये लगभग जुलाई 1862 और अप्रैल 1883 तक लगभग जो है ये पब्लिश होता रहा कह सकते हैं, इनके आसपास कह सकते हैं। तो यहाँ पर जॉर्ज बेंथम साहब ने क्या किया था, बेंथम एंड ओकर क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, और आपके एग्जाम में ये क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसके ऊपर, और ये आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, याद रखिए, ठीक। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये पढ़ना भी आप लोगों को। तो ये हो गए आपके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक। अब देख लेते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा बच्चा, नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सर क्या होता है? फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है नॉलेज ऑफ एंसेस्टर, नॉलेज ऑफ एंसेस्टर, पूर्वजों का ज्ञान कह सकते हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब है पूर्वजों का ज्ञान, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह बताया जाता है कि कौन से प्लांट्स किस प्लांट से बने हैं, अब उनके एंसेस्टर क्या है कह सकते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन एंसेस्टर के आधार पर किया जाए कि उसके पूर्वज कौन हुआ करते थे, कौन से प्लांट से, ये किस प्लांट से बने थे कह सकते हैं, इस तरीके के, तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं बेटा? फाइलोजेनी। यानी कहने का मतलब है एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, प्लांट्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताते हैं, और जेनेटिकली रिलेशनशिप को बताते हैं। समझे? जेनेटिक्स, सीधी सी बात है। एंसेस्टर के बारे में बताएंगे कि तुम्हारे पापा कौन थे, या तुम्हारा दादा कौन थे, तुम्हारा बाबा कौन थे, इस तरीके से। तो इस तरीके यहां पर प्लांट्स के एंसेस्टर्स के बारे में बताया जाता है, और एंसेस्टर्स से जो नए नए प्लांट्स बनते चले आए हैं फाइलोजेनी के आधार पर कह सकते हैं। यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड जेनेटिकल कैरेक्टर्स के आधार पर दिया गया क्लासिफिकेशन ही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है, याद रखिए, ठीक। तो लिखा क्या है इन्होंने, सर ने करा एंगुलर एंड प्लांटल क्लासिफिकेशन लिखा। एक ये डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी फीचर इज नोन फाइलोजेनेटिक सिस्टम। डेफिनेशन अच्छी खासी यही बताया मैंने अभी आपको। इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स कौन कौन से हैं देखिए। एक तो एंगुलर प्लांटल हो गया आपको, जो कि आपको पढ़ना भी है, ये भी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल लो, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, क्योंकि डिटेल में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो आप इतना लिखेंगे, और अगर एडवांस पूछा जाए कि बताइए बेंथम एंड ओकर क्लासिफिकेशन या एंगुलर प्लांटल क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए और ज्यादा डिटेल चाहिए होगा, उसके लिए हम करवाएंगे सारा का सारा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और शेयर करते रहे इस चैनल को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कराए इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स आर, कौन कौन से हैं। एक तो एंगुलर एंड प्लांटल क्लासिफिकेशन, जो कि इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन को 23 वॉल्यूम्स में, कितने 23 वॉल्यूम्स में क्लासिफाइड किया था, और इनका जो पुस्तक का नाम था डी नेचुरल लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियन, डी नेचुरल या डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियन, बहुत ही अच्छा नाम लग रहा है, ये उन्होंने अपनी मातृभाषा में एक्सप्लेन किया, याद रखिए, ठीक है। द नेचुरल फैमिलीज इसका मतलब है, द नेचुरल प्लांट फैमिलीज इसका मीन होता है, द नेचुरल प्लांट फैमिलीज। डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियन, they arranged flowering plant according to increased complexity of their floral morphology. They considered monocots primitive than dicots. इन्होंने क्या बताया है कि डाइकोट्स और मोनोकोट्स, सीधी बात है, एंजियोस्पर्म्स के ऊपर ही इन्होंने ज्यादातर फोकस किया है। तो बच्चों यहां पर जो मोनोकॉट प्लांट्स है, मोनोकॉट प्लांट से ही डाइकोट प्लांट्स बने, याद रखिए। मोनोकॉट प्लांट से क्या बने हैं? डाइकोट प्लांट्स बने हैं, याद रखिए। इसीलिए यहां पर कह रहा है दे कंसीडर्ड मोनोकॉट्स प्रिमिटिव देन डाइकोट्स, यानी सीधी सी बात है, डाइकोट से क्या, डाइकोट जो है मोनोकॉट से बने हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव कौन होंगे? मोनोकॉट्स होंगे, ठीक, क्लियर है सबको। उसी के साथ साथ जॉन हचिंसन साहब एक हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि इन्होंने एक बुक लिखी है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि इन्होंने 2 वॉल्यूम में ये बुक जो है पब्लिश की थी कह सकते हैं, और इसमें एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन दिया था। और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया था अपना, उन्होंने मोनोकॉट और डाइकोट के आधार पर दिया था, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि
मोनोकॉट्स और डाइकोट्स को एक्सप्लेन किया था अपने इस क्लासिफिकेशन में। तो लिखा भी है, एक पॉइंट और लिखा है, कह रहा एंड डायरेक्टर ऑफ रॉयल बॉटनिक गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में एक गार्डन है जिसको आप रॉयल बॉटनिक गार्डन के नाम जानते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट लार्जेस्ट कह सकते हैं हर्बेरियम तो है ही, साथ साथ उसके साथ साथ बॉटनिक गार्डन भी सबसे बड़ा ये बॉटनिक गार्डन माना जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ करा क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हिम वाज बेस्ड ऑन 24 प्रिंसिपल्स, यानी उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में 24 प्रिंसिपल्स दिए हैं, यानी 24 क्लास कह दीजिए, डिक्टा कह दीजिए, या प्रिंसिपल कह दीजिए, या पॉइंट कह दीजिए, कह सकते हैं। तो यहाँ पर 24 पॉइंट में इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को बताया है, एक्सप्लेन किया कह सकते हैं। और एक खास बात करा, दिस सिस्टम इज मोस्टली फॉलोड, दे प्लेस्ड मोनोकॉट्स आफ्टर डाइकोट्स। ये तीनों क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीनों क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगलर एंड प्रांटल, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक, तो दो क्लासिफिकेशन अगली वीडियोस में या अगले लाइव सेशन में या रिकॉर्डेड वीडियो में हम देखेंगे कह सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए या हमारे लाइव क्लास लेने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर, स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहा है हमारा, वो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। और जो लोग नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।